या सिनेरियो, मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं ऐसा, कोई भी मतलब टीचर ना, मतलब जो सिनेरियो एक्सप्लेन करता है ना, उसको हमेशा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिनेरियो एक बार ही बिल्ट होता है उसका। हाँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या टाइम, डेट्स, ये तो सारे ही चेक करते हैं, क्योंकि फ्लो में बोलते हुए कई बार पता नहीं चलता कि हम किस सिनेरियो में हैं। एक ही सेंस में हम 17 में हैं, तो अगला टॉपिक जो है वो 1800 में फ्लक्चुएट हो जाता है, वो हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हाँ, सवाल पहला ये रहता है कि अगर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। पहला ही सवाल ये, अब सोचने की शक्ति बिल्ट कैसे होती है, इसी काम से कि ठीक है, हम ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना, मैक्सिमम जो हैं वो नहीं सोचते इस बारे में, है ना। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन है, चलो, मध्यकालीन है, चलो रट दो, मॉडर्न है, चलो रट दो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों को पता होता है कि हाँ भाई इसमें प्राचीन इतिहास होगा, पर बात ये है कि प्राचीन इतिहास को प्राचीन इतिहास क्यों कहा गया, और ऐसा क्या किया गया बीच में, ऐसा क्या बोला गया कि जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री जो है वो निकल के आया बाहर, कि इतने से इतने समय तक क्या माना जाता है प्राचीन काल, और इतने से इतने समय तक क्या माना जाता है मध्यकालीन भारत, और इतने से इतने आधुनिक भारत। तो सवाल तो यही है कि ये समय को ब्रेक किया गया, किस बेस पे किया गया, क्यों किया गया। अब ये क्लास तूने लगाई है, हाँ तो फिर बताओ मेरे को। तुम्हारे काम की चीज़ें क्या निकलती हैं, अब देखो तुम्हारे काम की चीज़ें सबसे पहले निकलती है टाइम स्केल। ठीक है, टाइम मीन्स कि एंशिएंट का टाइम कितने से लेके कितने तक है, मेडिएवल का टाइम कितने से लेके कितने तक है, और मॉडर्न का टाइम कितने से लेके कितने तक। ये तुम्हारे काम की चीज़ है। अब ये याद कैसे रहेगी, डेट्स कोई एक तो है नहीं हिस्ट्री में, नंबर ऑफ डेट्स हैं, तो ये याद कैसे रहेगी जब तुम्हें पता है, तुम खुद ही गेस मार लोगे इस बात का कि हाँ इतने से इतने मेरे को पता है, ये सिनेरियो रहा था, इस कारण से प्राचीन भारत बोलते हैं, तो गैस लग जाता है। बिल्कुल सही गैस नहीं लग पाएगा तो एटलीस्ट 90% तो सही रहेगा, 90% तो एक्यूरेसी रहेगी, है ना। तो फिर सोचो और मेरे को बताओ। इन भैया जी ने तो लगाई है ये शायद ये क्लास, पर दिमाग में है नहीं अभी, लगाई तो इन्होंने ही है, नहीं तुम्हें नहीं बताया था, सीरियसली, चल झूठा चल। हाँ ठीक है, आई एग्री विद दिस कि भारतीय इतिहास में 712 यानी कि 8वीं शताब्दी का जो समय लिया जाता है, वहाँ से हम मानते हैं कि हमारा मध्यकालीन भारत शुरू है। सवाल तो फिर वही है कि क्यों मानते हैं कि यहीं से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू है। एक ही सीक्वेंस में या एक ही सेट में क्यों नहीं पढ़ लिया हमने। इतिहास को इतिहास ही रखो ना, ये 3 किताबें क्यों बना दी। समय इज़ वेरी गुड, ठीक है, फ्रॉम 712 यानी कि 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से लेके कब तक, हाँ नहीं 18वीं शताब्दी, समय क्या रहेगा एग्जैक्टली 1750 नहीं, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। हाँ, मेडिएवल का टाइम ऑनली, मध्यकालीन भारत का समय। लेटेस्ट को हम मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करते हैं, दैट इज़ वाई यू रीड इन स्पेक्ट्रम ना, तुम लोग स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री का इतना बड़ा है, स्टार्टिंग ही लेटर मुगल से, राइट, इतना बड़ा बड़ा किताब पे लिखा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री है ना, तो लेटर मुगल से स्टार्ट करते हैं। बट बात ये है कि क्यों, देखो हिस्ट्री किसी ना किसी ने बनाई है ना। अब बनाई कैसे है, पहले इस बात को समझो, कैसे बनाई है इतिहास, इतिहास बना कैसे। अब ये चीज़ें आप लोग एंशिएंट में बड़े अच्छे से रटते हो
कि इस समय के ये सिक्के थे, इसने ये सिक्के चलाए, इसने ये किताब लिखी, उस समय ये इतिहासकार था, ये किताबें थी। तो हिस्ट्री बनाने का कोई सोर्स तो रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग हो, आज का जो समय है, ठीक है, तुम आफ्टर 100 या 200 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 100 साल बाद मैक्सिमम रख लो। 200 साल बाद की जनरेशन को क्या पता कि इस समय पे क्या हुआ होगा, है ना। 200 साल बाद की जनरेशन को तो नहीं पता, है ना। आपके भी बच्चों के बच्चे हो सकते हैं आगे, तो उनको एग्जैक्टली इस सिनेरियो का नहीं पता है। तो फिर उन्होंने अगर वो चीज़ लिखनी हो या फ्रेम करनी हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? जो घटनाओं के साक्ष्य मिलेंगे उसी को मानकर चलेंगे। राइट, घटनाओं के जो साक्ष्य मिलेंगे। अब ये साक्ष्य ही तो क्या है हमारे पास, जिन्होंने हिस्ट्री को क्रिएट किया, है ना। प्रूफ्स जिनको हम बोलते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस हिस्ट्री इज क्रिएटेड, है ना। तो कौन कौन से प्रूफ थे? नहीं, अब हम इसको कैटेगरीज में बांटते हैं। अब हम इसको कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला लिटरेचर, यानी कि साहित्य, है ना। जो एंशिएंट साहित्य हमें मिला, लिटरेचर हमें मिली, है ना। जैसे पुराण हो गए हमारे, ग्रंथ हो गए हमारे, वेद हो गए हमारे, है ना। उनसे हमें टाइमलाइन का पता चला कि शायद इस समय पे ये रहा होगा, है ना। उस लिटरेचर को पढ़ पढ़ के ही हमने उसको क्रिएट किया। दूसरा हमारे पास क्या है, हमने पुरातत्व विभाग की मदद ली, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट, है ना। पुरातत्व विभाग, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें यही से आर्कियोलॉजी ही खोज के निकालेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि आज के टाइम पे वो ज़मीन पे पड़ा था सिक्का, किसी ने देखा, हाँ भाई मिल गया, ये उस समय क्या था। वो इंटरप्रेट करेगी। आर्कियोलॉजिकल विभाग और साहित्य के जो विभाग हैं वो इस चीज़ को मिलके क्या करते थे, इंटरप्रेट करते थे, क्योंकि उस समय की भाषा का भी पता नहीं था, डीकोड करते थे, है ना। क्वाइंस मिले हमें, ठीक है, और क्या क्या मिला हमें, पोट्री मिली। पोट्री समझते हो? स्कल्पचर, ये क्या चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह, है ना। स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे वो कांसे की एक हमें सबसे पुरानी मूर्ति मिली थी, नर्तकी के पोज में एक, है ना, डांसिंग ऐसे करके कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर था, है ना। तो वो उसी से तो हमने की वो, और वो सबसे एंशिएंट मानी जाती है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेके, बहुत से रिसोर्सेज को लेके हमने एक टाइमलाइन, एक सीक्वेंस सेट किया, एक टाइमलाइन सेट किया, और फिर हमने उसको रीराइट करना या राइट करना शुरू किया, ठीक है। एक तो ये बेसिस है हिस्ट्री बनाने का। अब बात करते हैं, चलो हिस्ट्री बन गई, अब बात ये है कि हिस्ट्री वही कि ये समय प्राचीन में रहेगा, ये मध्यकालीन में रहेगा, और ये समय जो है वो आपका मॉडर्न में रहेगा। ये सारी बातें कैसे पता है, डिकोड की, कैसे हमने टाइम को डिवीज़न किया। इसके लिए क्या किया हमने, क्या देखा हमने भी, यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें देखी। क्या? सबसे पहला कि उस समय क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही थी, है ना। उस समय चीज़ों का प्रयोग कैसा था, ठीक है। अगर इस बेसिस पे भी, है ना, यानी कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एंशिएंट की टेक्नोलॉजी आप देख लो, ठीक है। हम कैसे लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं तलवारों से। उससे भी पीछे चले जाओ, जो हमारा बड़ा ही प्राचीन और पाषाण युग है, तो उसमें तो भाले थे, हड्डियों के बने हथियार थे, है ना, पत्थरों से बने हथियारों से शुरू हुआ, तो धीरे धीरे वो रिफॉर्म आया, करते गए, चलते गए, है ना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो मेडिएवल के टाइम पे एक सबसे बड़ा बदलाव आया टेक्नोलॉजी में भी। एक एग्जाम्पल के बेस पे हम इसको देख रहे हैं, है ना। कैसे? वी यूज़ कैनन्स।
कैनन्स का भारत में पता ही नहीं था, तोपों का भारत में पता ही नहीं था, बाबर ही लाया, है ना। ये एक सेकेंडरी अप्रोच है इसको डिफ्रेंशिएट करने की कि हाँ टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई। ऑब्वियसली आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी चेंज हुआ है ना। एंशिएंट का आर्किटेक्चर अलग था, मेडिएवल हिस्ट्री के टाइम पे आर्किटेक्चर, इस्लाम के आगमन से क्या हुआ, आर्किटेक्चर में बदलाव आया, तो चेंजेस हैं। इन चेंजेस के बेसिस पे ही हमने हिस्ट्री को समय के अनुसार बांट दिया जब बदलाव आना शुरू हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हिस्टोरियंस जो मेजॉरिटी इंडियन के कंसेप्ट में लेके जाते हैं, अब एक तो ब्रिटिशर्स ने राइट की हमारी मेजॉरिटी हिस्ट्री, तो उन्होंने इसको रिलीजन के बेस पे राइट कर दिया, ठीक है। कि इन एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत में क्या है, मुख्यतः प्रिवेल है आपका सनातन धर्म, है ना, जिसको हम हिंदुज़म के नाम से जानते हैं। हिंदुज़म एक आइडियोलॉजी है, धर्म हमारा सनातन है, ठीक है। तो हाँ भाई बोलते हैं कि इतने से इतने समय तक जो है वो रहा, क्या रहा आपका, अगर मैं रिलीजन के बेसिस पे लूँ तो क्या रहा भाई, सनातन धर्म रहा प्राचीन भारत में। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानी गई, जब मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म का आगमन हो गया भारत में। क्लियर, इंडिकेशन 712 में आ चुका है ना। इंडिया की एक टेरिटरी पे कंट्रोल हो गया उनका, वहाँ पे इस्लाम की शुरुआत होगी। और दिल्ली सल्तनत से इस्लाम धर्म प्रिवेल किया, फैला और काफ़ी फैला, है ना। प्रभुसत्ता भी उन्हीं की रही मेडिएवल टाइम पे, है ना। तो इस बेसिस पे भी हम डिफाइन करते हैं। और मॉडर्न टाइम पे एक मिक्सचर क्रिएट हो गया था, है ना। और प्रभुसत्ता किसकी रही थी, ब्रिटिशर्स की। तो एक तो पॉलिटिकल बेसिस पे भी कि प्रभुसत्ता उस समय किस पे थी, किसकी थी, यहाँ पे हमारे हिंदू राजाओं की थी, है ना। अगर हम वैदिक काल से देखें या उससे पहले, तो बोलते हैं आर्यंस के आगमन, तो वहीं से हमारा जो सभ्यता या कल्चर है उसका ओरिजिनेशन है ना। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम कम्युनिकेशन या लैंग्वेज को भी ले सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बेसिस पे भी, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस के बेसिस पे भी, इन सारी चीज़ों को हमने कलेक्ट किया। और फिर हमने क्या किया है, इस इतिहास की जो है हमने टाइमलाइन सेट की और डिवीज़न कर दी कि इतने से इतने ये रहा, इतने से इतने ये रहा। तो मेजॉरिटी जो बेस है वो रिलीजन ज़्यादा काउंटर करता है इन सेंस ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो इस सिनेरियो से हमने इसको बांटा। अब रिलीजन से याद रहेगा ऑब्वियसली इस्लाम धर्म कब आया है, और 1707 के बाद क्या हुआ, ये इस्लाम धर्म की डोमिनेशन ख़त्म होने शुरू हो, राइट। डोमिनेशन ख़त्म होगी, समय ख़त्म हो गया, क्लियर। तो इस बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके हमने टाइमलाइन को सेट किया, ओके, ठीक है, क्लियर है इतना इतना। सब बात करते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री की ही पूरी तरह से, तो सिनेरियो कैसे ओरिजिनेट होता है हम पढ़ तो लेते हैं इसको, पर ऐसा क्या है, ठीक है, कि भैया ये जो मेडिएवल हिस्ट्री है शुरू होगी भारत में। तो सबसे पहला जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किताबों में क्या लिखा है, एडवेंट ऑफ अरब्स, है ना। तुमने कभी कारण सोचा इस बारे में कि अरब को इंडिया में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कारण क्या था, ऐसे किसको खोज लगी है। अब वो गद्दी ट्राइब तो है नहीं, नोमैडिक ट्राइब तो है नहीं कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह रहते हैं, पर गद्दी ट्राइब की एक खासियत है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन सेट नहीं करते, पूरी एक जगह पे कब्जा नहीं करके उस वहाँ पे ही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, है ना। वो तो बेचारे घुमक्कड़ किस्म के लोग हैं, अपने खाने पीने के या इसके लिए वो चलते हैं, है ना। तो बात यह है कि अरब आए क्यों, और अरब ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में ही क्यों जमा लिया। फिर किताबों में लिखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सॉरी ब्रिटिशर्स के टाइम पे या मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री के टाइम पे हम एडवेंट ऑफ अरब्स पढ़ते हैं। अब अरब का आगमन करवाना है भारत, कारण भी पता होने चाहिए क्यों हुआ था। हाँ बोलो। श्योर। जैसे ना जो अरबी कंट्री थी ना, वो मतलब काफ़ी ये थी, पैसा कमाने में बहुत कमज़ोर थी। अच्छा। इंडिया में मतलब पैसा वगैरह
धन और सोना चांदी वगैरह काफ़ी था, वो उसी लालच से आए थे कि हम यहाँ आगे मतलब हम यहाँ से लूटेंगे और अपने देश ले जाएंगे। लेकिन उनका मन यहाँ के भर गया, मन नहीं भरा हम कि यहीं पे ये करेंगे, यहीं पे अपनी जो अपना राज्य वो यहीं पे बसाएंगे। नहीं 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 बेटा, चलो कुछ हद तक मैं इस बात को ठीक मान लूँ, कुछ हद तक ठीक मान लूँ कि हाँ भाई लालच एक कारण हो सकता है। बट आप देखो ना, स्टार्टिंग से लेके तो लालच का ऐसे जिक्र मिलता ही नहीं है। अगर आप मोहम्मद कासिम की जिक्र करें तो उसने लूटपाट थोड़ी की है, ये तो गजनी ने किया स्टार्ट लूटपाट करना, है ना। बात वही है कि चलो किसी और ने करवाया, फिर बात वही घूम के आ जाती कि आया क्यों, है ना, क्या क्यों करवाया होगा उसने अटैक। जिस सिनेरियो से आप कह रहे हो, ठीक है, वो गजनी और गौरी के सिनेरियो से सही है, पर वो टेरिटरी इंडिया की थी, वो एक्वायर कर लिए, ठीक है। पुराना भारत को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको मैं कवर कर लेता हूँ इतना, ठीक है। सारा भारत है, सिंध प्रदेश तक भारत ही है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी भारत में ही है, ठीक है। नीचे यहाँ पे अरब सागर है ना, ये हिंद महासागर हो गया, ठीक है। और जैसे ही हम इस प्रदेश को ऐसे निकल के जाते हैं तो ऐसे ही ये हमारे पास अरब कंट्रीज है ना, और अरब कंट्री से बिल्कुल आपके पास एक रफली मैप नीचे, ठीक है, अफ्रीका आ गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये सिनेरियो है। तो अब आपको यही सीखना है कि 712 में अगर वो बंदा जो भी जिसका हम नाम लेंगे वो आएगा, आया क्यों है। अभी तक तो लूटपाट का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिखा हमें, आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप सही जा रहे हो, बट इस सिनेरियो पे तो लूटपाट का कोई जिक्र मिलता है आपको किताबों में? नहीं मिलता। हाँ दीपक, मिलता है? नहीं मिलता ना, तो फिर आपका ये लॉजिक तो पूरी तरह सत्य नहीं है ना, कुछ और भी कारण रहे होंगे। नहीं आइडिया? चलो सिनेरियो को समझो क्या बनता है। अरब नेशंस हैं, ठीक है, ये नेशंस की ज्योग्राफी कैसी है? देखो, आपको जब इतिहास को समझना है या पॉलिटी को भी समझना है, किसी भी, आपको हमेशा सिनेरियो, वहाँ पे ना आइडियोलॉजीज़ यही बताती हैं किसी भी चीज़ को होने में, कुछ भी करने में, ठीक है, ज्योग्राफिक कंडीशन का बहुत बड़ा रोल है। कुछ भी अगर हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक कारण, भूगोलिक कारण, भौतिक कारण जो हैं वो रहेंगे उसके पीछे हमेशा। मान लो रूस की क्रांति हुई तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक कंडीशंस का भी रोल था, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक कंडीशंस के रोल, या जो फिलासफर्स हैं वो भी इन बातों को बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पेपर व्यू पॉइंट से हम इतना डीप में जा नहीं सकते, है ना, तो मोटा मोटा इस पे अगर आएँ तो कंडीशंस कैसी हैं, यहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं, सोचो। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, जैसे आपने पहले कहा कि इतने अमीर तो थे नहीं वो, राइट। तो इससे क्या लगता है तुम्हें कि ज्योग्राफिक कंडीशन कैसे होगी? अब यही सिनेरियो को तो समझना है, ये सोच आपको खुद से डेवलप करनी है, ये किसी के बोलने पे नहीं आती, पढ़ के आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, है ना। तो आपने बोल दिया कि भैया ये तो भाई कमज़ोर देश हैं, वीक देश हैं, ठीक है। तो आपको अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। कॉल उठाना, उठा लो, ठीक है, बताओ फिर। गरीब देश हैं। अब ज्योग्राफिक कंडीशन की बात करो, अरब कंट्रीज़ में क्या है? अरब कंट्रीज़ में रेत ही है, ये सारा एरिया बंजर है, बंजर है, रेतीला है ना, रेतीला है। और यहाँ जो लोग उस समय प्रिवेल करते थे, बसते थे, वो लोग जो हैं वो कैसे थे? वो लोग थे कबीलों में रहने वाले, है ना। और ज्योग्राफिक कंडीशन ख़राब है तो कबीलों में रहने वाले लोगों का सिनेरियो कैसा होगा? ज्योग्राफिक कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं खाने और पीने के, वो बड़े कम होंगे।
इस बात को तो आप समझ सकते हो। आप अरब नेशंस में ले लो, पानी कितना महंगा है एज़ कम्पेयर टू तेल। अब उस समय वो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि तेल निकाले तेल बेचे, है ना। तो लोग जो नॉर्मल जीवन यापन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, खाने पीने की, उसी पे बेस्ड होंगे। बड़े कम रिसोर्सेज हैं। अब बड़े कम रिसोर्सेज हैं तो क्या होगा फॉर, ठीक है, मान लो एक ट्राइब है, एक ट्राइब है, ठीक है, और एक ट्राइब और है, दूसरी ट्राइब है, ट्राइब 2। इन दोनों को मिलता है एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे खाने पीने के रिसोर्सेज हैं। कहीं ना कहीं ये इस समय पे घुमक्कड़ ही हैं अभी, ठीक है, नोमैडिक टाइप ही है इनमें, क्योंकि एक जगह के रिसोर्सेज कंज्यूम करने के बाद ये दूसरी जगह उठ के चले जाते थे, है ना। तो इनको खाने का रिसोर्सेज मिल गए, देन हाउ, फिर क्या होगा? नहीं, मान लो ये एक ट्राइब भी उठ के आ रही है, दूसरी भी उठ के आ रही है, और दोनों को एक समय पे एक ही जगह पे खाने पीने के संसाधन मिलते हैं, फिर क्या होगा? हाँ, तो होड़ रहेगी तो उसके लिए क्या होगा भाई? युद्ध होगा, वॉर होगी, है ना। तो इतिहासकार तो ऐसा मेंशन करते हैं कि भैया ये जो क्षेत्र ऐसे थे कि खाने के रिसोर्सेज कम है ना, और जिनको भी दिखता था तो पहले झपटते थे, और अगर इन केस दूसरे लोगों को, दो ट्राइब्स को इकट्ठा मिल जाता था तो दूसरी ट्राइब को जिंदा नहीं छोड़ते थे जो भी जीतती। क्यों नहीं छोड़ते थे जिंदा? मार देते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो दोस्ती करते हैं या फिर मतलब आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो क्या रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सरवाइव नहीं हो पाएगा, इसलिए मार देते थे। तो इतिहासकार ये बोलते थे कि जितना खाने के रिसोर्सेज नहीं होते थे उससे ज़्यादा तो खून बह जाता था। ऐसा सिनेरियो उस समय का था, ठीक है। मतलब आप इसको क्या कह लो, एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और शांति दोनों ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे में क्या होता है? ऐसे में 570 का जो समय है, याद होगा आपको कुछ कुछ, तो ऐसे में क्या होगा कि एक इंसान का जन्म होता है, ठीक है, जिसे आप, ठीक है, हम लोग किताबों में या रिलीजन के बेसिस पे मोहम्मद पैगंबर मानते हैं। कब होता है? 570। अब इस माहौल में जब ये इंसान ये पैदा हुए, ठीक है, जब ये पैदा हुए तो क्या रहेगा? ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि हर जगह अनस्टेबिलिटी है, अराजकता है, लोग एक दूसरे को से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, है ना। तो भैया ये तो मुश्किल बात है, ऐसे में बोलता कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, है ना। तो किताबों में कैसा कैसा लिखा है, उस परसेप्शंस को छोड़ते हुए हम सीधा काम की बात पे आते हैं कि जब इनका जन्म हुआ, इन्होंने सिनेरियो अंडरस्टैंड किया, तो एक दिन वो उठे और उन्होंने बोला कि मेरे सपने में अल्लाह आए थे। अल्लाह जो फ़ारसी शब्द है आई थिंक, तो उसका मतलब क्या है? भगवान, गॉड, ठीक है। तो भगवान आए थे जी मेरे सपने में। अब तुम लोग खुद इमेजिन करो अपने सिनेरियो से, तुम भी रात को सोए हो, ठीक है, तुम्हारे सपने में सच में भगवान आते हैं, ठीक है, और तुम सुबह जाके ये बात अपने घर पे बताओगे, क्या रिएक्शन रहेगा घर वालों का या सोसाइटी का? कोई नहीं मानेगा। क्या बोलेंगे? पागल हो गया है क्या, है ना, ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, तेरे सपने में आएंगे भगवान। ऐसा सिनेरियो रहता है उस टाइम पे, छोटा था ना जब, ऑब्वियसली। तो ऐसे में सोसाइटी ने उनको बहुत अपोज किया, ठीक है, किसी ने नहीं माना कि क्या है, सही है या गलत है। फिर उन्होंने जो उनको अल्लाह ने या भगवान ने जो उनको बताया है वो उन्होंने फ्रेम कर दिया एक किताब में, ठीक है। और आज के टाइम पे हम उस किताब को कुरान बुलाते हैं, जो मुस्लिम्स का होली ग्रंथ है, ठीक है। इसमें कुराब लिख दिया मैंने, कुरान, ठीक है, क्यू से भी शुरू होता है, के से भी शुरू कर सकते हो आप। तो ये इनका होली ग्रंथ है। इसमें
जीवन को बिताने के लिए कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे नहीं, और राज्य चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन सब बातों का जिक्र किया गया। ठीक है, अब फिलॉसफिकल व्यू पॉइंट से नहीं जाएंगे हम दो काम की बातें सीखते हैं यहाँ पे। क्या कुरान में दो चीज़ों का मेनली कंट्रोल था जो बताई गई थी, वो क्या थी? एक थी आपका राजनीति के बारे में, एक थी धर्म के बारे में, रिलीजन और पॉलिटी। ठीक है, जो धर्म को संभालेगा, रिलीजन को संभालेगा, उसे खलीफा बुलाते हैं। ठीक है, धर्म से रिलेटेड कोई भी आपको काम करना है, कोई भी आपको आदेश देना है, कुछ भी, तो ये सारी बातें जो है वो खलीफा या डिसीज़न लेना है उससे रिलेटेड, ये सारी बातें इनके कंट्रोल में। और पॉलिटी जो संभालता था, राजनीति जो संभालता था, उसे सुल्तान कहते हैं। ठीक है, अब खलीफा, क्योंकि धर्म से इस बात की शुरुआत हो रही है, तो खलीफा क्वाइटली मोर पावरफुल। ठीक है, और सुल्तान भी खलीफा के आदेश पे चलता था। ठीक है, ही कैन ऑल्सो गाइड सुल्तान की व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, ऐसा सिनेरियो जो है वो ओरिजिनेट होता है यहाँ पे। अब अगर हम इनकी बात करें तो स्टार्टिंग में लोगों ने अपोज किया, इतना अपोज किया, इतना, क्योंकि कोई भी, अगर ये इसकी बात नहीं है, किसी भी धर्म में या किसी भी सोसाइटी की अगर बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो उसकी सहारा कम दिया जाता है, अपोज ज़्यादा किया जाता है, टांग ज़्यादा खींची जाती है कि बैठ जाए, है ना। स्टार्टिंग में अगर आप आइंस्टीन की बात करो तो वो भी तो स्कूल नहीं, न्यूटन की बात करें, स्कूल नहीं गए, छोड़ दिया था उन्होंने बीच में, फिर भी उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की, है ना। सोसाइटी से थोड़ा अलग तो होना ही पड़ता है, जितने भी महान लोग रहे हैं वो सोसाइटी से हमेशा अलग ही थे। ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया तो लोगों ने इतना अपोज किया कि 622 की बात है। ठीक है, 622 की बात है कि इनको मतलब ज़बरदस्ती जो है वो जगह छोड़नी पड़ी, मक्का, ये शिफ्ट हुए मदीना। और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, कौन से देश में है? सऊदी अरेबिया। कहाँ हैं ये दोनों? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो जब ये मक्का से मदीना शिफ्ट हुए हैं इसी समय पे, और इसी चीज़ को क्या बोला गया? हिजरत मूवमेंट। क्या बोला गया? हिजरत मूवमेंट, यानी कि हज की यात्रा। ठीक है ना। चीज़ों को सिर्फ आपको ना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने के व्यू पॉइंट से समझना है चीज़ों को, ना कि आपने, चाहे वो आपका हिंदुज़म है चाहे कोई भी है, आपने पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको जस्ट एक सिनेरियो अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी स्टोरीज़ या ये बोली जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि सेकुलर हो आप, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू बी सेकुलर। और कल को आपने इस पोस्ट पे जाना है ना, जो संविधान की रक्षा या संविधान के पद की गरिमा वो बनाए रखना है आपको, तो आपको सेकुलर ही रहना है। तो ज़्यादा नहीं, बस उतना ही जो काम की चीज़ है ये हुआ। ठीक है, आज के टाइम पे इसको हज की यात्रा। फिर इसके बाद जब ये मदीना शिफ्ट हो गए थे, देन दे केम टू रिकॉग्नाइज, उनको लोगों की रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई, लोग उनको फॉलो करना शुरू हुए, धीरे धीरे फिर ये बनता गया, बढ़ता गया। ठीक है, तो उनका, ठीक है, मतलब ये सिनेरियो चलता गया। अब सिनेरियो क्या आता है, क्योंकि इसमें सुल्तान और खलीफा का रोल प्ले किया था तो राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बनने लगी वहाँ पे। ठीक है, और सुल्तान को आदेश दिया जाता था कि जितने भी मतलब अगर हम पूरी दुनिया में एक जैसे ही हों, ठीक है, एक जैसे ही हैं अगर हम, तो लड़ाई झगड़े कम होंगे। ठीक है, और लड़ाई झगड़े कम होंगे तो क्या होगा, मतलब समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, मिल बांट के रहेंगे, सारे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या है ना। तो इस सिनेरियो से क्या हुआ, ये एक्सपैंड करने लगे, टेरिटरी एक्वायर करने लगे।
ठीक है, टेरिटरी एक्वायर करने लगे तो धीरे 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 बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक टाइम आया जब वो इंडिया भी पहुँचे। ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे, सब भाई ही बना चलना है। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी धीरे धीरे। पॉपुलेशन बढ़नी है तो ऑब्वियसली टेरिटरी तो चाहिए ही चाहिए, है ना, टेरिटरी भी चाहिए और रिसोर्सेज भी चाहिए। अब एक जगह पे रिसोर्सेज वैसे ही यहाँ पे कम है, तो जो भी आसपास की जगह हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो उस रिसोर्सेज को यूज़ करने लगे। आज के टाइम पे भी अगर मैं बताऊँ, पूरे वर्ल्ड में 85% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। 85%, मुस्लिम कंट्रीज में तो 57 है। राइट। ठीक है, अब धीरे धीरे समय के बाद, ठीक है, जब मोहम्मद पैगंबर जी चले गए तो उनके जो पहले फॉलोअर रहे अली, ठीक है, जितना जितना मुझे रिमेंबर है, तो कुछ लोग ऐसे बट गए जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद पैगंबर को मानना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे बट गए जो उनके आगे जो लीनिएज है, उनके जो वंश हैं, उनको भी मानते थे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, इस धर्म का हो गया बंटवारा। ठीक है, और बंटवारा हो गया तो मुस्लिम धर्म में दो बने, एक बने सुन्नी, जिनके बारे में आपने सुना ही है, और शिया, सिया या शिया। ठीक है, तो सुन्नी वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद पैगंबर और सीधी साफ बात कुरान, कट्टर मुस्लिम भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, और जो आगे उनकी लीनिएज को भी मानते थे, ठीक है, वो शिया मुस्लिम। ठीक है, ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें हैं जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है सुन्नी और शिया को, पर अल्टीमेटली क्रक्स यही निकल के आएगा, छोटा छोटा। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहा, धीरे धीरे ये बढ़ने लगे, एक्सपैंड करने लगे, बट भी गए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा कि सुन्नी अपने जो वो हैं जो धर्म को संभालते हैं, वो उनको शायद मोमिन बुलाते थे, मोमिन। ठीक है, और जो सुन्नी जो हैं वो बुलाते हैं खलीफा, और शिया जो थे वो बुलाते हैं मोमिन। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है इनका। अब एक्सपेंडेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडेशन करते गए। ठीक है, और करते करते फाइनली 712 में वे इंडिया की टेरिटरी पे आते हैं। एक तो नो डाउट रिसोर्सेज, और दूसरा टेरिटरी एक्वायर, और दूसरा कि एक जैसे। ठीक है, तो टेरिटरी एक्वायर के चक्कर में एक टाइम पे इंडिया भी आ गए। ठीक है, अब 712 में जो सिंध टेरिटरी है, काफ़ी एक्सपेंडेड टेरिटरी है ये सिंध वाली। ठीक है, तो उस समय वहाँ पे जो राज कर रहे थे वो एक राजपूत हिंदू राजा थे, दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। ठीक है, तो ठीक है, और दाहिर पे जो अटैक है वो किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। कब किया गया? 712 में किया गया। अब कासिम तो कमांडर था, आर्मी कमांडर था। ठीक है, अब बात के ये करते हैं कि इसको भेजा किसने भेजा था इसको भेजा था अल-हज़ाज़ ने, अल-हज़ाज़। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम was sent by अल-हज़ाज़। ठीक है, फिर इसने कैप्चर कर लिया और उसके बाद भारत की एक टेरिटरी पे मुस्लिम धर्म जो है वो स्थापित हो गया। धीरे धीरे ये एक्सपैंड करके पूरे अफ़गानिस्तान तक इनका कंट्रोल हो। ठीक है, तो ऐसे ये भारत आए। अब आपको दूसरा, चलो भारत आ गए, अब यही काम, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडियन व्यू पॉइंट से ही देखेंगे, है ना। तो इसको हम जब स्टडी करते हैं तो हम आगे क्या क्या देखेंगे कि एक तो ये आए, उसके बाद फिर कौन कौन आया, कैसे कैसे आया। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी समय तक स्टेबिलिटी रहती है यहीं पे। ठीक है, क्योंकि आपको जब अगले अटैक मिलेंगे तो वो मिलेंगे नियर अबाउट 1000 AD के करीब।
है ना, 1000 के बाद ही आक्रमण शुरू हुए। एक तो इतने साल का गैप, ये जो गैप है ये गैप क्यों था, है ना, गैप ही रहा क्योंकि अगर यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पहुँचना कौन सा मुश्किल काम है ना। तो ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि हमारे जो राजपूत रूलर थे उस समय पे इतने एफिशिएंट थे, ठीक है, कि मतलब लड़ने में, क्योंकि हमारे पहले से ही युद्ध परंपरा चल रही है, तो वी आर एक्सपर्ट इन फाइटिंग स्किल्स। और यहाँ जो रहते थे ना तो ऐसा मानते थे कि हाँ, मतलब ऐसा बोला गया है इतिहास द्वारा कि जो भी कोई इन्वेडर इंडिया पे यहाँ से डायरेक्टली अटैक करता था वो उसको रेत में घसीट के मारते थे। ऐसा सिनारियो इतिहासकारों ने बताया और प्रिवेल भी है। इस बात का प्रूफ हमें मिलता ही है कि बहुत से एफिशिएंट रूलर थे, जिनमें से एक थे पृथ्वीराज चौहान, है ना, ये इनके बारे में तो सुना है। तो 1000 AD के बाद मोहम्मद गजनी, जो कि गजनी राज्य से था, कहाँ से था, गजनी राज्य से। अब गजनी राज्य से व्हाट ही हर्ड, अब गुप्तचर तो होते ही हैं सब जगह, है ना, तो उसने सुना था कि एक तो ये एरिया भी काफ़ी डल एरिया है, यहाँ भी कोई अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं नहीं, ठीक है, गरीब प्रदेश है ये। तो अब रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, तो इनको तो एक्सपैंड करना था। और उसने सुना था कि इंडिया में सोना बहुत है। अगर हम ऐतिहासिक व्यू पॉइंट से चलें, इसको थोड़ा सा रैशनल होके समझना, ज़्यादा आपको वो नहीं, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली कुरान में मूर्ति पूजा नहीं होती, है ना, विरोध है मूर्ति पूजा का। हिंदुइज़्म में मूर्ति पूजा है ना, और हम भगवान पे इतना विश्वास रखते हैं, इतना करते हैं। आस्था होना एक अलग बात है ना, आस्था सब में होनी चाहिए, आस्था होना एक अलग बात है, बट हम कई बार बड़ा ज़्यादा कर देते हैं, है ना। तो चलो, उस समय की बात है कि भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता था, मंदिरों पे ना कोई ताला ना ये लगता था। क्यों? ऐसा मानते थे कि भगवान, है ना, भगवान जो है वो श्राप दे देंगे, भगवान कुपित हो जाएंगे, ऐसी धारणाएं प्रचलित थी, आज भी हैं, है ना। आस्था और डर में अंतर है, इस बात पे आपको कन्फ्लिक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने अपने धर्म से लेके आ जाओ कि हाँ सर ऐसा बोला था, ऐसा नहीं है, कल को केस कर दो तुम मेरे पे, हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट एक एजुकेशन व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने जो सुना, उसने जो समझा, और उसने क्या देखा कि भारत में, हाँ, जब वो आक्रमण कर रहा था तो उसने देखा कि ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारा सोना एक साथ मिलता है। तो डायरेक्टली उसने अटैक मंदिरों को ही टारगेट किया, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ज़्यादा सिक्योरिटी ना कुछ, ठीक है, लूटना आसान। तो इस कारण उसने मंदिरों पे अटैक किया, मंदिर तोड़े और धन लूटा और ले गया। करते रहे, आपको पता है कितनी बार आक्रमण किया, कुल 17 बार आक्रमण किया। ये आपके काम की चीज़ है ना। तो 17 बार आक्रमण करने के बाद वो सबसे बड़ा जो अटैक है इसका, जो माना जाता है, वो कहाँ का माना जाता है? सोमनाथ टेम्पल पे। अब ये अटैक और ये सारे कामयाब क्यों रहे इसके, है ना। हालांकि युद्ध हुए हैं गजनी के भी, पर जीतता भी रहा है, जीतता भी रहा, अटैक भी। एंड बोलते हैं कि 1027 जो है वो उसका आखिरी अटैक था, ठीक है। और इसमें घायल हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और सोमनाथ के टेम्पल पे जो अटैक हुआ था वो सबसे बड़ा अटैक जो है वो माना जाता है। एक तो कारण ये है कि ये आया यहाँ से, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आया इस एरिया पे, और एक टाइम आपको पता है ये एक्सपैंड करता गया। और हमारे हिंदू राजा क्योंकि कंसोलिडेट नहीं थे उस टाइम पे, है ना, आपने ये सुना ही है, एकता में बल होता है। तो एकता में बल होता है तो वो एकता है नहीं, हम दूसरे की पावर, आज भी यही करते हैं, पड़ोसी जलते हैं आपस में, है ना। तो यही सिनेरियो था जिस कारण हम ज़्यादातर युद्ध जो हैं वो हारे हैं। या तो कोई ना कोई बीच में बिट्रेडर निकल जाएगा, है ना, कोई ना कोई धोखेबाज निकल जाएगा, आज भी ऐसा ही चल रहा है सब जगह, है ना। तो इस कारण हम हारते रहे कंटिन्यूसली।
कब हुआ था सोमनाथ टेम्पल पे अटैक? 25 हाँ, अब देखो, नहीं बेटा, 2 डेट्स आपको मिलती हैं, एक 1025 मिलती है, 1026 मिलती है। डिफरेंट किताबें आप एनालाइज करोगे तो आपको ये दोनों डेट्स मिलती हैं। तो अब सवाल ये है कि टिक किस पे करें, है ना? सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि टिक आपने 1025 पे ही करना, ठीक है। हिमाचल व्यू पॉइंट से अगर हम इसको देखें तो 1025 ही मैक्सिमम किताबों में मिलता है। जितना मैंने पढ़ा है, डॉक्टर अनुराग सर हैं उनसे पढ़ा है, फिर सतीश चंद्र की किताब है मेडिएवल हिस्ट्री की, हिस्ट्री आफ्टर 1857, तो कई जगहों पे इसकी जो डेट्स हैं तो वो जो हैं वो 1026 भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसको इतिहास का 2 सवाल यहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं कि एक तो सोमनाथ टेम्पल किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है ना? और ये कहाँ है? गुजरात में, है ना? तो ये 2 सवाल यहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं, गुजरात में, और किसका है? भगवान शिव का है। कब है आपको पता चल गया कब हुआ। अब काम की बात दूसरी ये, 6000 ऐसा मानते हैं इतना सोना लूट के ले गया, इतना सोना लूट के ले गया, ऊंट कम पड़ गए उसको लेके जाने के लिए, इतना सोना लूट के लेके गए सोमनाथ मंदिर में, ठीक है। कम से कम भी 6000 टन का सोना लूट के लिया, इतना सोना लूट के लिया। और सच में भारत देश उस समय पे सोने की चिड़िया इसीलिए बुलाते हैं, सोने की चिड़िया थी। आज भी वे सोने की चिड़िया ही है, बट अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए तो, ठीक। इसके बाद भी काफ़ी समय बीतने के बाद एक और इंसान जो है जिसका नाम है आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। गौरी ने गजनी, गुर राज्य से बिलोंग करता था गौरी। गजनी भी एक राज्य था अब, ठीक है। तो गजनी अपने राज्य से उसका नाम बन गया था, महमूद या मोहम्मद जो बुलाते हैं हम उसे, ये नाम था उसका। और गजनी उसका राज्य था कि गजनी का महमूद आक्रमण कर रहा है, तो वो क्या पड़ गया? मोहम्मद, गजनी, महमूद। और गौरी गुर राज्य था, अब गुर राज्य से ही उसका नाम गौरी पड़ा है, महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो गुर राज्य से निकल के इसने पहले गजनी पे अटैक किया, गजनी को अपने कंट्रोल में लिया। अब गजनी को जब कंट्रोल में लिया तो व्हाट ही सॉ कि ये जगह और ये डायनेस्टी काफ़ी रिच है भाई, है ना? और चाहे 100 साल ही हुए हैं पर फिर भी रिच है। अब इतनी रिच के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। इसने सोना भी बहुत देखा, तो फिर हमारे पूर्वज ऐसे बैठ के बातें ना, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ऐसा होता था पुराने समय पे, है ना? तो वैसे ही किसी ने उसको बताया होगा कि भैया ऐसे ऐसे करके गए होंगे पूर्वज हमारे, लूट के लाए हैं, इतना सोना है वहाँ पे। इसके मन में भी लालसा फेंकी। अब ऑब्वियसली अपना नाम बनाना है, अपना वो करना है, अपना सत्ता फैलानी है अपनी, तो सत्ता के लिए धन आवश्यक होना ज़रूरी है। तो ये सारा सिनेरियो उसके दिमाग में भी चल रहा है और ही प्लान टू अटैक इंडिया। आगे प्लान कर लिया। और ये समय कब का था? 1191, बिल्कुल सही है ना, जिसको हम तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। अब पंगा ये था, जो गए थे रास्ता बताने वाला तो कोई नहीं था कि यहाँ से गए हैं भैया, ये भाई साहब सीधा अटैक कर देते हैं, है ना। फिर डायलॉग आ जाता है, जब किस्मत हो चुड्डू तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुद्दू, है ना। तो वो उसके साथ हुआ, क्योंकि इसका सामना सीधा हुआ पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान कितने वीर और योद्धा शासक थे, है ना, तो वो आपको पता है। तो पृथ्वीराज चौहान से जब उनका सामना हुआ है तो प्रथम युद्ध में वो हार गए। कई बार डिबेट भी चल पड़ती है, जैसे मेरी एक रील पे चली थी, मैंने शिवाजी बोल दिया था। मैंने तो पता नहीं कोई लेक्चर था, मैंने शायद वीडियो में डालना था, उसके बीच में इन्होंने रील काट ली एक, और इसमें ना मैंने बोल दिया शिवाजी। अब रील तो ऑल इंडिया वायरल होती है, ठीक है। आई थिंक वो साउथ इंडिया से ही थे जिन्होंने के कमेंट थे मैक्सिमम,
कमेंट थे, छत्रपति शिवाजी बोल ओए ओए, ऐसे ऐसे करके कमेंट थे। कईयों ने तमीज़ से भी लिखा था कि सर प्लीज़ छत्रपति शिवाजी कहिए या छत्रपति महाराज शिवाजी कहिए, है ना, ऐसे ऐसे कमेंट थे। तो देखो अब वो सिनेरियो हिस्ट्री का उस समय चल रहा था जिस समय पे वो अभी उन्होंने छत्रपति जी का खिताब ही नहीं लिया है ना। तो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो हमें इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना, पढ़ना है। अब इस बात पे डिबेट करते रहोगे तो आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा। हम सब जानते हैं सारे एफिशिएंट रूलर्स थे हमारे हिंदू जो हैं, है ना, किसी ना किसी कारण वश जो हैं वो फेल हुए। तो इस बात पे कभी नहीं उलझना, कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं उलझता, है ना। तो यहाँ भी सेम ही सिनेरियो है ना, पृथ्वीराज चौहान जी। तो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जब पहले युद्ध में इनका सामना होता है, तराइन का प्रथम युद्ध है ये, तो ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान बड़े आसानी से इनको डिफीट करते हैं। पर गलती होगी एक, गलती क्या हुई कि ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि पृथ्वीराज चौहान के गर्दन पे तलवार रखी थी, सॉरी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के गर्दन पे तलवार रखी थी, है ना, पर मारा नहीं, इसको बख्श दिया था भी जा वापस चला जा। वही गलती हुई उनकी, वही गलती हुई और जिसका खामियाजा फिर भुगता सबने, है ना। तो हुआ क्या, अब ये सिनेरियो या ऐसा बनता है कि पृथ्वीराज चौहान जी और उनके पड़ोस के राज्य चंदवार के राजा जयचंद की बेटी के साथ, ठीक है, वो पसंद करते थे एक दूसरे को, ठीक है। और कई जगहों पे लिखा है कि संयोगिता भगा के ले आई थी या पृथ्वीराज चौहान उनको भगा के ले आए थे। अब जिस बात से क्या हुआ, नाराज़ हो गए जयचंद जी कि पिता की आज्ञा के बिना कैसे, और वो चिढ़ता भी था पृथ्वीराज चौहान जी से, है ना, कि इसका राज्य ज़्यादा समृद्ध है, इसकी शक्ति ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है इतना। तो चिढ़ता भी था, सब चीज़ें सिनेरियो चल रहा है। तो ऐसा बनता है तो ये क्या करता है, बदला लेने के लिए ये पहुंच जाता है किसके पास, गौरी के पास। अब गौरी के पास जाके वो सारे भेद, सारे गुप्त मार्ग, सारी सेना का राज जो होता है, लड़ने का तरीका सब बता देता, ठीक है। जिस कारण पृथ्वीराज चौहान अगले युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें हार गए, ठीक है। और इतिहास में जयचंद का नाम काले अक्षरों में लिख दिया गया कि सबसे बड़ा जो भारत का गद्दार था जयचंद था, जिसके कारण ही जो इन्वेडर्स हैं या फॉरेनर्स हैं वो भारत में आए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद कभी भी, है ना, इस्लाम शायद कभी भी भारत आया ही नहीं होता। तो जयचंद को इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार जो है माना जाता है। ये टाइटल मिल चुका है उसको। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखो गद्दार के साथ कौन सी अच्छी हुई। अब वो यहीं तक रुका नहीं, इन्वेड करता गया। तो एक समय पे उसने जयचंद के साथ भी युद्ध किया 1194 में, ठीक है, जिसको हम बैटल ऑफ चंदवार कहते हैं या चंदेरी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। कब हुआ, 1194 में चंदेरी का युद्ध या बैटल ऑफ चंदवार, ठीक है। ये हुआ, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई। तो यहाँ से फिर शुरुआत होती है हमारे मध्यकालीन भारत की, ठीक है। मोहम्मद गौरी आया और उसने यहीं पे अपना शासन जो है वो शुरू कर दिया, और इसको गुलाम रखने की बड़ी मतलब आदत थी, आप कह सकते हैं शौक़ कह सकते हैं, उसका शौक़ था गुलाम रखना। 3 इसके बड़े प्रमुख गुलाम थे, जिनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके हाथ में वो राज्य सौंप के खुद वापस चला, ठीक है। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, और जिसकी शुरुआत कब हुई एग्जैक्टली, 1206। और पहला जो वंश दिल्ली सल्तनत में बैठा वो कौन था, गुलाम वंश, ठीक है। तो 1206 से लेके
1526 तक जो समय रहा वो रहा सल्तनत काल, जिसको हम बोलते हैं, या दिल्ली सल्तनत, है ना, सल्तनत पीरियड। ये 1206 से लेके 1526 तक। और इस सल्तनत पीरियड पे 5 वंश आते हैं अलग अलग। ठीक है, देखो तरीके कैसे हैं सवाल पूछने के, इसको रब कर देते हैं। बारह सौ 6 से 1526, है ना। 1206 से 1526 के अगर सिनेरियो की हम बात करें, दिल्ली सल्तनत, इसको हमने बोला, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश कौन कौन से है। पहला तो ऑब्वियसली स्लेव वंश है, गुलाम वंश जिसको हम बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, दूसरा खिलजी। ठीक है, तीसरा तुगलक। ठीक है, चौथा सैयद। पांचवा लोधी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पहले 4 जो वंश हैं ये सारे के सारे तुर्की वंश हैं, तुर्क हैं। सिर्फ लोधी वंश है जो अफगान। ये कैटेगरी ऑफ सवाल भी पूछ सी लिया जा सकता है तुम लोगों से। फिर क्या सवाल बनता है इनके समय पे, ठीक है, इनके डिफरेंट नाम से। जैसे स्लेव वंश ही है या गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, इलवारी। इलवारी डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको। एक और नाम है इसका ममलूक। ठीक है। तो अब आई इलबारी, इलबारी वंश और ममलूक वंश। अब बात क्या है कि ममलूक क्यों बुलाते हैं, अब नाम पढ़ा होगा उसके पीछे भी कोई कारण है। देखो ममलूक अरबी शब्द है, ममलूक का अर्थ निकलता है गुलाम, और इलवारी जो है वो इलवारी वंश से ये बिलोंग करते थे। जो गुलाम वंश के लोग हैं वो इलवारी वंश से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके 2 डिफरेंट नेम हैं। अब समय सारणी की बात करें तो 1206 से लेके गुलाम वंश कब तक रहा है, 1290 तक। खिलजी वंश 1320, वेरी गुड। तुगलक, शाबाश। देन 1451, राइट। 1526, ये सिनेरियो इनका रहा। इस पे भी ये इसको बोलते हैं हम क्या, क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टीज या टाइमलाइन ऑफ डायनेस्टीज। ये दिमाग में आपके रहनी चाहिए हमेशा। ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन सा वंश रहा, समय आपके पास है, यू कैन। और सबसे छोटा वंश कौन सा है वो आपको समय पद के अनुसार पता लग जाएगा। प्लस माइनस तो आता है ना करने, है ना। ठीक है, तो अब क्या काम बचता है कि इस वंश को हम एक एक करके रीड आउट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो इसके अंदर हैं, और वो भी जो सिर्फ एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ज़रूरी है, क्योंकि पीएचडी तो हमको करनी नहीं है, राइट। वही चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करें, बिल्कुल जल्दी और हल्के में ही ये एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो सकता है। आफ्टर क्लास टुमारो, है ना, तो तुम लोग रुक जाना, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। गुलाम वंश क्या, हम पूरा दिल्ली सल्तनत निपटा देंगे कल, ठीक है, क्लियर। इस सिनेरियो से आपको रीड करना है। इसके बाद हम मुगल्स देखते हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, मेडिएवल में बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, याद करने के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। इन 2 ही चीज़ें हम पढ़ेंगे और हमारा मध्यकालीन भारत जो है वो ख़त्म। कोई ज़्यादा लंबा तो है नहीं। कुछ हम मॉन्यूमेंट्स देखेंगे जो सवाल में रहते हैं कि कौन सा ताजमहल किसने बनाया है, लाल किला किसने बनाया, ऐसी चीज़ें, है ना। उनकी जो आर्किटेक्चर थी वो किस बेस पे थी, 4 बाग आर्किटेक्चर मुगलों का फेमस 4 बाग,
के बेस पे वो बनाते थे, मैक्सिमम उनके मॉन्यूमेंट इसी बेस पे मिलते हैं हमें। ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें स्टडी करनी है। और क्या स्टडी करना है हमें, कुछ फेमस राइटर्स जैसे इब्न बतूता, बगल में जूता पहने तो करता है चोर, है ना गाना। तो बस वो इब्न बतूता एक इतिहासकार थे। ऐसी ऐसी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहीं से मैक्सिमम सवाल आपके आते हैं और कोई बड़ा लंबा काम है नहीं, ख़त्म हो जाता जल्दी, ठीक है। ठीक है फिर।